प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का माई मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करते हैं। जो डेली हम लोग 10 प्रश्न हल करते हैं, जिनमें हमें ये पता चलता है कि कौन से प्रश्न में अभी हम गलती कर रहे हैं। यदि अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने जो हमारे 10 प्रश्न आज के करने हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी जो ए डी है बी सी पर लंब हो तो ए डी का वर्ग किसके बराबर होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें हमें इन सवालों को हल करना है। देखिए हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले इसको समबाहु त्रिभुज के रूप में रखेंगे। इसका नाम क्या दे देते हैं, ए बी और ये हमारे पास सी हो गया। और इसमें क्या रखा है कि जो बी सी है वो ए डी पर लंब है, तो हमारे पास डी हो गया। जैसे ही ये बी सी ए डी पर लंब हुई तो इसकी जो प्रत्येक भुजा है समबाहु त्रिभुज की वो क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये भी एक्स की हो जाएगी, ये भी एक्स की हो जाएगी, ये भी एक्स होगी। लेकिन जो बी डी होगी वो इस भुजा की आधी हो जाएगी, x/2 की। ये हम कहेंगे ये जो भुजा होगी ये हो जाएगी x/2 की हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये भी भुजा हो जाएगी x/2 की। अब अगर हम ए डी निकालते हैं तो हमारे पास एक त्रिभुज हो गया जो कि हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज को हम हल करते हैं तो समकोण त्रिभुज पर अगर हम ये सूत्र लगाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जिसमें हमारे पास त्रिभुज है ए डी बी। चाहे हम ए डी बी लें चाहे ए डी सी लें, अगर ए बी डी में चलते हैं तो हमारे पास समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण अर्थात ए बी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग लिखेंगे बराबर कर्ण के ठीक सामने भुजा लंब अर्थात ए डी का वर्ग प्लस दूसरा हमारे पास हो जाएगी बी डी का वर्ग। तो हमारे पास ए बी कितनी दी है, एक्स दी है, तो हम एक्स का वर्ग लिखेंगे। ए डी हमें पूछ रखा है तो ए डी हम निकाल लेंगे, प्लस बी डी हमें दे रखा है x/2 का वर्ग, तो x/2 का वर्ग लिखेंगे। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x वर्ग, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस से, तो माइनस का x² बटे हमारे पास हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा ए डी का वर्ग। इसको जब हल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसके नीचे एक हार मान के इसका गुणा करोगे तो 4x² माइनस का x² बटे हमारे पास आ जाएगा 4 बराबर ए डी का वर्ग। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3x² बटे 4 बराबर आ जाएगा हमारे पास ए डी का वर्ग। अब इसमें ढूंढना है जो ए डी है वो किसके बराबर होगा। हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं और बी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो विकल्प में दिया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया है, सी डी के अकॉर्डिंग दिया। तो हम सी डी रख के चेक करते हैं, तो सी डी हमारे पास दी हुई है भुजा x/2 की। तो अगर हम सी डी रखते हैं तो हमारे पास जो सी डी दिया हुआ वो x/2 की दी है। तो हमें सबसे पहले इसको x/2 के रूप में बनाना, तो 3 इंटू x/2 का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे x²/4 को तो हमारे पास आ जाएगी सी डी। तो हो जाएगी इसका वर्ग सी डी का वर्ग, तो हमारे पास हो जाएगी 3 सी डी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही, ए डी का वर्ग जो किसके बराबर, 3 सी डी के वर्ग के बराबर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, 3 सी डी के वर्ग। तो हमारा विकल्प सही होगा डी नंबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो 12वां प्रश्न है वो दिया, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए रखे हैं। हमें सबसे पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास त्रिभुज है इनके निर्देशांक हम लिखेंगे। हमारा ये प्रश्न जो है 12वां नंबर, इसका नाम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 7, 5,
इसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो निर्देशांक दिए हुए हैं 5, 7 और इसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो 3, -3 है। अब अगर हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है, इसमें क्या रखा है कि जो BC है वो मध्य बिंदु D है। BC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, D है। तो यहाँ पर हम कोई BC का मध्य बिंदु D मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें BC का मध्य बिंदु D निकालना पड़ेगा। जब हम AD की माप निकाल पाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमें BC का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए BC का मध्य बिंदु क्या होगा। अगर हम BC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे BC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर B और C के निर्देशांक हमारे पास पहले x का निकालेंगे तो x बराबर होता है x1 + x2 मतलब 5 + 3/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा निर्देशांक, यहाँ देखिए यहाँ पर निर्देशांक -3 है इसका। तो इसका जब हम -3 लिखेंगे, यहाँ पर -3 है ये और ये +3 है, इसको हम प्लस से कर लेंगे और ये -3 है। तो इसका जब निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 3 घटा देंगे। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे 5 - 3 बराबर 5 से 3 घटाएंगे तो 2/2 आ जाएगा। तो हमारे पास x का निर्देशांक कितना आएगा 1। अगर y का निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास, y के कितना हो जाएंगे y1 + y2। तो कितना है 7 + 3/2 अर्थात हमारे पास आ जाएगा 10/2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो जो निर्देशांक आएंगे वो निर्देशांक हमारे हो जाएंगे D के निर्देशांक हो जाएंगे D के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 1, 5। और अब हमारे पास AD की माप निकालनी है तो A के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, तो A के निर्देशांक हम देखेंगे तो A के निर्देशांक हमारे पास दिए हुए हैं 7, 5। A के निर्देशांक हमारे दिए हुए हैं 7, 5 और D के निर्देशांक हमारे दिए हुए हैं 1, 5। इनकी दूरी निकालनी है तो x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो अगर दूरी निकालनी है तो हमें AD बराबर सूत्र होता है √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास x1 कितना दिया है 7 और x2 कितना दिया 1। तो क्या लिखोगे √7 - 1 का वर्ग प्लस y1 कितना दिया है, तो y1 हमारे पास दिया 5 और y2 भी 5 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 5 - 5 का वर्ग। ये तो 0 हो जाएगा और 7 से 1 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा √6 का वर्ग। ये तो 0 हो जाएगा। अगर हम एक करनी से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मात्रक। तो AD जो दूरी है वो कितनी है 6 मात्रक है। तो हमारे पास जो AD की माप आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 मात्रक आ जाएगी। तो हमारा जो विकल्प है वो कौन सा विकल्प सही है, C नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा 13 प्रश्न। इसमें कह रखा है यदि sec थीटा बराबर 2 दिया हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा जो हमने सारी आप लोगों को पढ़ाई है या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेक जो दिया हुआ है 13 नंबर इसमें कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है, सेक थीटा बराबर हमारे पास 2 दिया है। तो हम सेक में ही 2 किसका मान होता है ये सबसे पहले देखेंगे। तो हमें पता है कि सेक ये 60 का मान है, किसका मान है सेक 60 अंश का मान है। तो सेक से सेक क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या थीटा बराबर कितने अंश 60 अंश बचेगा। तो हमारा जो विकल्प है वो कौन सा विकल्प सही है, हमारे पास विकल्प B नंबर से। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 14 नंबर के रखा है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे, तो हमारे पास 14 प्रश्न है, इसमें क्या रखा है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का
कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसके बारे में जानते होंगे, जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमने सरसमीका पढ़ चुकी हैं पिछले सेशन में। तो अगर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो और ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है, हम जानते हैं किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर हम यहाँ रखेंगे नीचे 1 गुणे साइन स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो 15वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो उसके आधार की हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा बेलन होता है, ये हमारा एक बेलन है, और बेलन में हमसे ये कह रखा है जो आधार है, तो आधार हमारा कहे का बना हुआ है, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने यहाँ लिखा आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, 9 पाई, जो हमें इसमें त्रिज्या निकालनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, जो यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 9 पाई, जो किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो 9 किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो विकल्प है वो विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प हमारे पास सही है पहला। तो हमारे पास 15 का ए नंबर सही। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा 16 प्रश्न है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सोचिए कि यहाँ पर जो एक वृत्त है, इसको यहाँ बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है और फिर इसी आकृति में वर्ग है। चलिए इसको हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर एक आकृति दी हुई है वर्ग की, जो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसके वृत्त के अंतर्गत दी हुई है एक वर्ग आकृति, और ये वृत्त का केंद्र है। अब ये वृत्त का केंद्र है, तो इसमें त्रिज्या दी कितने की है, त्रिज्या हमारे पास कितने की दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 की है तो ये भी 4 की होगी, तो टोटल कितनी की हो गई हमारे पास, 8। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो विकर्ण है, यहाँ लिखेंगे जो वर्ग का विकर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। जो वर्ग का विकर्ण है वो किसके बराबर हो गया, वर्ग का विकर्ण 8 के बराबर है। लेकिन वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो यहाँ लिखेंगे भुजा। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है, भुजा गुणे √2 के बराबर होता है। तो हमारे पास भुजा सबसे पहले निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, तो भुजा बराबर आ जाएगा भुजा गुणे √2। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे √2 गुणे √2। ये √2 से √2 कट जाएगा, तो भुजा जो हमारे पास है वो भुजा कितनी की आ जाएगी, भुजा आ जाएगी हमारे पास 4 गुणे √2 की आ जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब ये भुजा स्क्वायर के बराबर है, तो हमारे पास भुजा दी हुई 4√2 का जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो 4 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 16, लेकिन √2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 32, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा जो 17वां प्रश्न है वो सारणी का प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम
ये टेबल नहीं बनाते हैं, लेकिन आप लोगों का बना हुआ है, तो हम एक तरफ क्या लिख लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक तरफ हम ये वर्ग अंतराल लिख लेते हैं समझाने के लिए आप लोगों का। ये वर्ग लिखे दे रहे हैं, इसी से फिर हम क्या निकालेंगे, पद, और फिर इसी से हमारे पास जो एफ आई है वो लिख लेंगे, और फिर इसके आगे हमारे पास दिया रहेगा एफ आई गुणे एक्स आई। ये इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो वर्ग अंतराल है वो कितना दिया हुआ है, 3 से 5। तो इसके ही जो पद आएंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। इसके बाद फिर दूसरा वर्ग अंतराल दिया 5 से 7, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 का आधा हो जाएगा 6। फिर हमारे पास 7 से 9 दिया है, तो 9 7 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा हो जाएगा 8। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 9 से 11, तो 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, 10। हमारे पास एफ आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ 4, ये दिया हुआ 2, ये दिया हुआ 1, ये दिया हुआ 3। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास जो गुणा आएगा, 4 का 4 में गुणा कराएंगे 16 होगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 होगा, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 का नाम 8, 10 का 3 में गुणा करेंगे 10 3 को 30। लेकिन हमें यहाँ एफ आई जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें उसको निकालना है। तो जब एफ आई जोड़ेंगे तो एफ आई कितना आएगा, तो यहाँ पर जो एफ आई जोड़ेंगे तो एफ आई कितना, 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10। तो हमारे पास जो एफ आई है वो कितना आ जाएगा, 10। ये एफ आई के बराबर आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 2 10 6 16 की 6 अंश लगे 1, 3 1 4 1 5 1 6। तो हमारे पास ये आ गया। इसका जब माध्य निकालेंगे तो हमारा माध्य होता है एक्स बार बराबर, सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो कितने आया, 66, और सिग्मा एफ आई कितना आया 10। तो इसका जब भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा है, सी नंबर। तो देखिए इसको हल करने के चाहे ये बड़े सवाल आए, इसमें कभी 2 नंबर के आ जाते हैं तो कभी 4 नंबर के आ जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसी तरह करिएगा अगर समांतर माध्य हमें निकालने के लिए कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम इसमें कह रहा क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। अब आप जानते होंगे पासे में हमारे कितने नंबर होते हैं। अब आपको पता होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर एक पासा फेंकते, ये हमारे पास एक डाइस है जिसमें अगर हम पासे फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अगर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6, ये नंबर हमारे आने की संभावना है। लेकिन अगर हम इसमें अभाज्य संख्या देखें, अभाज्य अंक देखें, तो अभाज्य अंक क्या क्या हो सकते हैं, तो अभाज्य अंक की जो संभावना है वो कौन कौन से हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 हो सकते हैं। ये हमारे 2 3 5 आने की संभावना है। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता। तो अभाज्य अंक आने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी जो प्रायिकता होती है, पहली बात तो अभाज्य अंक आने की संभावना कितनी हो सकती है, 3, 1 2 3, कितने में से, 6 में से। तो इसको जब काटोगे 3 1 3, 3 2 6, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। यही हमारी प्रायिकता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही है बी नंबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी आवर्ती वितरण का माध्य दिया है 20.5, तो हमें यहाँ दिया हुआ है समांतर माध्य। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, हमारे पास दिया हुआ है समांतर माध्य, तो ये हमारे पास 19 नंबर है। देखिए माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य हमें दिया हुआ है 20.5। फिर हमें माध्यिका दे रखी है, माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका हमारे पास दे रखी है कितनी है, 21। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बहुलक। आप लोगों को एक सूत्र बताया गया होगा कि बहुलक बराबर होता क्या है, तो यहाँ याद रखिएगा, जब इस तरह कंडीशन में आ जाएगा तो हमारे पास बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस
दो समांतर माध्य, दो समांतर माध्य लिखो, चाहे इसको माध्य लिखो। तो हमारे पास माध्यिका कितनी दी है? तो माध्यिका हमारे पास दी हुई है 21। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 21, और जो माध्य दिया हुआ है वो दिया हुआ 20.5। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63, माइनस इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। इसको इससे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 में से 1 गए 2, 6 में से 2 गए 2। ये हमारे पास बहुलक हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया? डी नंबर। तो हमारा जो विकल्प है वो कौन सा सही है? डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा है प्रायिकता घटना घटित होने की, प्रायिकता घटना ना घटित होने की। इन दोनों का योगफल कितना होता है? 1। अब आप इसमें से देखिएगा जो हमारा योग है वो 1 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रायिकता हो सकती है। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो फिर वो प्रायिकता नहीं हो सकती। अगर हम पहले नंबर को चेक करते हैं जो हमारा ऑप्शन है 4/3, तो इसको जब हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.3 ऐसे करके आएगा, जो कि 1 से क्या है? ज़्यादा है। तो हमारा यही विकल्प है कि यही प्रायिकता घटना घटित नहीं हो सकती है। अगर 2/3 की देखते हैं तो 2/3 में हमारा वैल्यू 1 से कम है, तो जिसमें 1 से कम होगा वो हमारी प्रायिकता हो सकती है, और जिसमें 1 से ज़्यादा होगा वो प्रायिकता हमारी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही है? 20 का ही। ये हमारे 10 प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और अगर किसी सवाल में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें, और हमारे माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू।